नमस्कार, स्वागत है आप सबका। मैं पुनीत पाठक और दिन भर की छत्तीसगढ़ की तमाम बड़ी खबरों को विस्तार से जानेंगे। शुरुआत एक अहम खबर के साथ हम कर रहे हैं। धमतरी से हमारे पास में एक बड़ी खबर है। व्यापारी की हत्या का एक वीडियो सामने आया। मर्डर का लाइव वीडियो है जो अब सामने आया। आरोपी ने लोहे की रॉड से व्यापारी पर अटैक किया। व्यापारी राजेंद्र पारक के सिर पर कई वार किए। जमीनी विवाद के चलते व्यापारी की निर्मम हत्या की गई है। तो धमतरी में व्यापारी की हत्या का वीडियो सामने आया है। मर्डर का यह लाइव वीडियो है जिसमें आरोपी ने लोहे की रॉड से व्यापारी पर एक नहीं कई बार अटैक किया है। व्यापारी राजेंद्र पारक के सिर पर कई वार करते हुए आरोपी इसमें दिखाई पड़ रहा। देखें आप, निर्मम हत्या की है आरोपी ने व्यापारी की। सिर के ऊपर और कई वार करता हुआ आरोपी नजर आया है। व्यापारी राजेंद्र पारक के सिर पर कई वार किए। व्यापारी वर्ग इस बात से नाराज भी था, विरोध भी किया था, काफी दबाव था पुलिस पर एक्शन लेने का। लेकिन जमीन विवाद में जो मर्डर किया गया, नफरत आप देखें। मर्डर का लाइव वीडियो। आरोपी ने लोहे की रॉड से व्यापारी पर कई अटैक किए, कई वार किए। राजेंद्र पारक व्यापारी थे जिनके सिर पर ये कई वार किए। जमीन विवाद में व्यापारी की निर्मम हत्या की है। ये तस्वीर आप देख रहे हैं। धमतरी में जो मर्डर हुआ था इसका एक फुटेज मिला है, तस्वीर सामने आई। (2023) के चुनाव के लिए तैयार हो रहे विपक्ष ने अब सरकार को अलग अलग मुद्दों पर घेरने का मन बना लिया। प्रदेश में विपक्ष सक्रिय नहीं, बार बार ये बात उलाने के तौर पर बीजेपी सुनती आई। लेकिन बीजेपी की प्रदेश इकाई ने सोमवार को सड़कों पर एक साथ उतरकर काफी एक्टिव मोड में प्रदर्शन किया। आम जनता को आए दिन होने वाले प्रोटेस्ट की वजह से दिक्कतों से बचाने के लिए सरकार ने कुछ नियम बनाए हैं, इसी का विरोध था। देखिए इस पर एक रिपोर्ट। प्रदेश भर में विपक्षी भाजपा नेताओं का ऐसा तीखा तेवर पहली बार दिखा। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह, नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय, पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल समेत कई विधायकों ने हजारों नेता कार्यकर्ताओं के साथ सड़क पर उतरकर जेल भरो आंदोलन के जरिए राज्य सरकार के साथ आम जन को एक मजबूत विपक्ष के होने का एहसास कराया। भाजपा का आरोप है कि कांग्रेस सरकार का नया नियम मिनी आपातकाल की तरह है। कांग्रेस सरकार विपक्ष के आमजन के मुद्दों को उठाने से घबरा गई। भूपेश का जो एक कानून है वो ये दिखाता है कि जो विरोध की आवाज़ है, असहमति की आवाज़ है, उस असहमति की आवाज़ को कैसे कुचल दिया जाए। अभी व्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं छीनी जा सकते। आपके आपातकाल को हम लोगों ने देखा है, इस मिनी आपातकाल को समझने वाले नहीं हैं। हम देखना चाहते हैं कि भूपेश बघेल सरकार की जेलों में कितनी जगह है। भारतीय जनता पार्टी और जनता के लाखों कार्यकर्ता आज अपनी गिरफ्तारी दे रहे हैं इस काले कानून के विरोध में। दरअसल प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने धरना प्रदर्शन के लिए 19 बिंदुओं वाला एक आदेश जारी कर प्रदर्शन के लिए प्रशासन से अनुमति लेने को अनिवार्य किया है, जिसका कर्मचारी संगठनों के साथ अब भाजपा भी विरोध कर रही है। ये जो शर्त जारी किया गया है गृह विभाग द्वारा, उसको वापस लिया जाए और धरना स्थल यथावत बूढ़ा तालाब में रखा जाए। सोमवार को राजधानी में 4 जगहों से मुख्यमंत्री निवास का घेराव करने निकले सैकड़ों भाजपा कार्यकर्ताओं के प्रदर्शन के चलते पूरे शहर की यातायात व्यवस्था 3 से 4 घंटे बाधित रही। प्रदर्शन को लेकर कांग्रेस सरकार का यही तर्क है कि दरअसल ये नियम आम जनता को आए दिन होने वाली प्रदर्शन की दिक्कतों से बचाने के लिए बनाए गए, जो कि नए बिल्कुल नहीं है। भाजपा शासित राज्यों में भी ऐसे ही नियम है। कांग्रेस ने तंज कसते हुए कहा कि बीजेपी नेताओं का ये जेल भरो आंदोलन केवल अपनी प्रभारी को खुश करने के लिए है। अब ये कानून का तो सबसे पहले नोटिफिकेशन उन्हीं के कार्यकाल में हुआ था, तो पहला तो उनको अपना पिछला कार्यकाल याद भी करना चाहिए। इतनी जल्दी अपने किए हुए पापों को विस्मृत नहीं करना चाहिए। यह भारतीय जनता पार्टी का गैर जिम्मेदाराना व्यवहार है। छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी मुद्दों के दिवालियापन से जूझ रही है, उसके पास जन सरोकार के मुद्दे बचे नहीं हैं। विधानसभा चुनाव में अब बस 1.5 साल बचा है। तय है कि चुनावी वायदों को लेकर विपक्ष का और अपनी मांगों को लेकर विभिन्न संगठनों का धरना प्रदर्शन जोरों पर होगा। इसीलिए भाजपा ने प्रदर्शन पर बैरियर लगाने वाले नियमों की खिलाफत कर जेल भरो आंदोलन करके न सिर्फ प्रदर्शनकारियों का समर्थन हासिल करने की कोशिश की, बल्कि सरकार के खिलाफ माहौल बनाना शुरू कर दिया है। पर सवाल ये प्रदर्शन वाकई जनता के हित में है
या फिर मात्र अपनी सियासत चमकाने के लिए? सौरभ सिंह परिहार, IBC 24 रायपुर। और चलिए बात नक्सलियों की। आज दिन भर नक्सलियों और सुरक्षा बलों की गतिविधियों की खबर हमको मिलती रही। बस्तर संभाग से एक के बाद एक कई खबरें आई। सुकमा में सुरक्षा बलों ने जिले में 2 इलाकों में सर्चिंग की, जहां से आईडी और पाइप बम रिकवर किया, बाद में उसको नष्ट किया। रविवार को कोबरा 206वीं बटालियन के जवानों ने एल्मा गुंडा के पास में आईडी को बरामद किया। इधर सीआरपीएफ 74वीं बटालियन ने अतुल पारा गांव के पास सर्चिंग के दौरान पाइप बम बरामद किया। वहीं पखानजोर में नक्सलियों ने एक बार फिर अपना विकास विरोधी चेहरा दिखाया। नक्सलियों ने एटापल्ली में छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र सीमा पर हो रहे सड़क निर्माण में लगे 2 पोकलेन, 1 ट्रैक्टर, 1 ग्रेडर, 1 ट्रक को आक्या वाले कर दिया। वहीं 2 नक्सलियों ने लोन वर्राटू अभियान से प्रभावित होकर खुद को एसपी के सामने सरेंडर किया। दोनों नक्सली इंद्रावती एरिया में एक्टिव मेंबर थे। अब बात आम लोगों के से जुड़ी हुई खबर की। रायपुर की सार्वजनिक जगहों पर बायो टॉयलेट लगाने की बात में कई बार आपने सुनी होगी, लेकिन इसमें एक बड़ा घालमेल सामने आया। रायपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड ने शहर में बायो टॉयलेट्स लगाने के लिए केरला की कंपनी को करोड़ों रुपए का भुगतान कर दिया। कंपनी ने बदले में टीन के डिब्बे वाले टॉयलेट खड़े कर दिए, जो आज तक पब्लिक के लिए शुरू ही नहीं हो पाए। मामला उठा, इस पर स्मार्ट सिटी के अधिकारी अजीब सा जवाब दे रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। राजधानी रायपुर में स्मार्ट सिटी ने साल 2019 के अंत में शहर के 6 सार्वजनिक जगहों पर 36 बायो टॉयलेट लगाने का टेंडर निकाला। 2.5 करोड़ का टेंडर केरला की ERAM साइंटिफिक सॉल्यूशन को दिया गया। टेंडर के अनुसार कंपनी का टॉयलेट लगाकर 2 साल तक मेंटेनेंस भी करना था। इसके लिए स्मार्ट सिटी ने 2 करोड़ का भुगतान भी कर लिया, लेकिन 2 साल बीत जाने के बावजूद कंपनी ने ज्यादातर जगह तो टॉयलेट शुरू ही नहीं किया और 1-2 जगह जहां शुरू किया वहां भी कुछ ही दिनों में बंद हो गया। हमारे संवाददाता ने मौके पर जाकर इसका जायजा लिया तो कई चौंकाने वाले खुलासे हुए। अभी हम कटोरा तालाब के पास खड़े हैं। आपको देखिए, अब 6 यहाँ पर टॉयलेट लगे हैं और हाल क्या है इसका देखिए। जो सिक्के डालने की मशीन है वो यहाँ से निकाली जा चुकी है और दरवाज़ा तो खुलता ही नहीं है। तो अलग अलग 6 जगह शहर में ऐसे टॉयलेट लगे हैं और सभी जो है वो कंडम है। तो आपको एक एक करके हम सभी जगह लेके चलेंगे और दिखाएंगे कि कैसे लगभग 2.5 से 3 करोड़ रुपए जो स्मार्ट सिटी ने जो कंपनी को भुगतान किया है, उसका 1 रुपए भी जो है वो जनता के इस्तेमाल में नहीं आ पाया है। टेंडर के अनुसार केरला की कंपनी ERAM को शहर में 6 जगह टॉयलेट लगाने के टेंडर दिए गए। आनंद नगर बस स्टैंड के सामने, कटोरा तालाब गार्डन के सामने, अंबेडकर अस्पताल के बाहर, जेल रोड, RD तिवारी स्कूल, आमापारा, सरस्वती नगर थाना के बाहर, GI रोड और एम्स के बाहर टाटीबंद में बायो टॉयलेट लगाने थे। कटोरा तालाब के बाद हम पहुंचे अंबेडकर अस्पताल के बाहर। यहाँ भी आप देखेंगे कि 6 बायो टॉयलेट लगे हुए हैं, लेकिन पूरे तरीके से गाड़ियों से कवर्ड है ये। और अंदर इसका हाल वही है जो अन्य जगह पर है। जैसे बस स्टॉप भी यहाँ पर है, जहाँ पर लोग इंतज़ार करते हैं गाड़ियों का, ऑटो का। ऑटो स्टैंड है, तमाम मरीजों के परिजन यहाँ पर रहते हैं। लेकिन हाल आप देखिए वही है जैसे शहर में दूसरे स्मार्ट बायो टॉयलेट का है। लेकिन IBC 24 की टीम जब इसकी पड़ताल करने पहुंची तो पाया कि सभी टॉयलेट बंद हैं। 2 साल से इनका दरवाजा ही नहीं खुला है। कुछ टॉयलेट के दरवाजे में हरे रंग की लाइट जलती दिखी तो रिपोर्टर ने उसे उम्मीद से चेक किया, लेकिन वो भी बंद मिले। स्मार्ट सिटी में चल रही इन गड़बड़ियों पर नवनियुक्त CEO मयंक चतुर्वेदी से बात करने की कोशिश की गई तो अधिकारी कहते हैं कि वो तो अभी अभी आए हैं, इसलिए जानकारी जुटाकर 15 अगस्त के बाद ही कुछ बोल पाएंगे। महापौर एजाज डेबर ने जानकारी लेने की बात की है। उधर बीजेपी इस पूरे मसले पर हमलावर है। स्मार्ट सिटी के विषय में जमकर भ्रष्टाचार हो रहा है और जो भी कार्य का टेंडर लगता है वो किसी व्यक्ति विशेष लोगों को फायदे दिलाने के लिए उसमें टेंडर लगता है और सिर्फ टेंडर हो रहा है और सिर्फ भुगतान हो रहा है। उसके अलावा काम कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। इन सब लोगों की मिलीभगत से उस राशि में सबका हिस्सा है, इसलिए सब चुपचाप बैठे हैं। IBC 24 ने जब इस मामले को लाया तो स्मार्ट सिटी के अधिकारी कार्रवाई के नाम पर कंपनी को नोटिस की बात कर रहे हैं। कुल मिलाकर 2.5 करोड़ रुपए का एक बड़ा स्कैम है जो स्मार्ट सिटी में किया गया है। इसकी जांच होनी चाहिए, क्योंकि जो कंपनी है अगर उसका SD स्मार्ट सिटी डिपॉजिट कर लेती है तब भी वो 1.25 करोड़ रुपए फायदे में रहेगी। तो अपने आप में बड़ा सवाल है, क्या ये साजिश करके कंपनी को ठेका दिया गया, या फिर ये अगर टेंडर नियम से हुआ है तो फिर कंपनी से वसूली क्यों नहीं हो रही है, उस पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है। कैमरामैन रमाशंकर के साथ संदीप शुक्ला, IBC 24 रायपुर।
कमल विहार में प्लॉट न बिकने का ठीकरा। कमल विहार ने नया संचालक सदस्यों ने कमल विहार की प्लानिंग करने वाले प्लानर कंपनी पर फोड़ा है। सदस्यों का कहना है कि प्लानर जाकिर खान ने कमल विहार में सैकड़ों आड़े तिरछे प्लॉट काट दिए, जिसकी बिक्री अब नहीं हो रही। आरडीओ को करोड़ों का नुकसान झेलना पड़ रहा है। इसके अलावा बीच सड़क और मोड़ पर मेन होल बना दिए, जो दुर्घटना की वजह बन रहा है। खुले इलाके में लगभग 15 करोड़ रुपए के बैटरी वाले सोलर पैनल लगा दिए थे, जिनके सामान चोरी चले गए। सदस्यों ने आरोप भी लगाया कि दस्तावेज मांगने के बाद हफ्तों तक प्लानर दस्तावेज उपलब्ध नहीं करवा पाते और इसके चलते संचालक सदस्यों ने प्लानर जाकिर खान को हटाने की मांग की। आरडीए ने सारी गलती प्लानर की बताकर पल्ला झाड़ लिया। उसे हटाने की तैयारी शुरू हो गई, लेकिन अब देखना यह कि अधिकारी कर्मचारी जांच के दायरे में कब तक आ पाते हैं। प्लानिंग ठीक से कमल विहार में नहीं किया गया। 2010 के आसपास ये प्लानिंग कमल विहार के लिए किए गए थे पूर्ववर्ती सरकार में। तो कुछ शिकायत आएगी कि आड़े तिरछे प्लाट और जो सीवरेज लाइन है बीचों बीच आ गया, और केबल जो अंडरग्राउंड किसी को मिला है किसी को नहीं मिला, आप खुद देखे हैं। तो इन शिकायतों के आधार पर हमने कहा कि बोर्ड की बैठक में कि इसकी जो प्लानिंग हुई है ठीक ठाक हुई कि नहीं है। मुद्दा उठाया गया है क्योंकि इस जांच में पता चल जाएगा कि प्लानिंग खराब हुई है, जिसके कारण आज हमारे कांग्रेस के शासन के समय में आरडीए के संचालकों को तकलीफ हो रही है। इसलिए प्लानर बनने को हटाने का भी बात उठी है, लेकिन पहले जाँच हो जाए, उसके बाद उस पर निर्णय करेंगे। बलरामपुर जिले के राजपुर में करोड़ों रुपए की लागत से बनी जल आवर्धन योजना ठंडे बस्ते में चली गई। 7 साल बाद भी योजना शुरू नहीं हो पाई और ऐसे में भीषण गर्मी में लोग पानी की किल्लत से जूझ रहे हैं। राजपुर में लगभग 7 से 8 साल पहले जल आवर्धन योजना की शुरुआत की गई थी ताकि लोगों को शुद्ध पानी मिले। जल आवर्धन योजना के लिए बिल्डिंग तो बनकर तैयार है, पाइपलाइन बिछ चुकी हैं, लेकिन अब तक योजना शुरू नहीं हो पाए। मामले में पीएचई विभाग के अधिकारी भी कुछ भी कहने से बच रहे हैं। चालू होने के लिए तो मैंने बहुत पहले से है, लेकिन मैंने पानी देने का उद्देश्य था कि घर घर तक पानी, हाँ घर घर तक पानी दे। जैसे पाइप कनेक्शन वालों को उनका मैंने काम अलग से चल रहा है। पानी मिला क्या अभी तक लोगों को? लोगों को पानी नहीं मिला है। 2 पॉइंट बोर हुआ लेकिन 1 बूंद पानी नहीं निकला। तो इस उद्देश्य से जैसे मैं खुद खड़ा होकर पाइप को बिछवाया था और आज तक जैसे पानी उसमें नहीं मिल रहा है, पूरा सफ़ेद हाथी साबित हो रहा है। मतलब पाइप अब लोग बता रहे हैं कि पाइप भी खराब हो गया। हमारी लाइन टेस्ट कंप्लीट हो गई है और जैसे ही हम लोग टैप यानी कनेक्शन जो मेजरमेंट किए हैं हम लोगों ने कि यहाँ हमें पानी दिखाना है, वहाँ पानी दिखाने के बाद पीएचई डिपार्टमेंट नगर पंचायत के सीएमओ से बोलेगा, उसके बाद कनेक्शन होंगे और तत्कालीन यानी करीबन 15 दिन के अंतराल में ही काम यानी नगर में सिटी पानी जाने लगेगा। देश भर के पावर प्लांट्स में कोल ट्रांसपोर्टेशन रेलवे के लिए एक चुनौती बन चुका है। इस दिशा में बिलासपुर रेल जोन ने आज सुपर शेषनाग गुड्स ट्रेन चलाई। 4 मालगाड़ियों को जोड़कर बनाई गई सुपर शेषनाग बिलासपुर रेल जोन के स्टेशन से गुजरी। इसमें 4 मालगाड़ियों के 277 डब्बों को एक साथ जोड़कर तैयार किया है। सभी गाड़ियों से कोयला ढुलाई हो रही है। पूरी ट्रेन को मिलाकर लगभग 277 वैगन, 4 लोकोमोटिव, 4 गार्ड डिब्बे शामिल थे। सुपर शेषनाग गाड़ी के 12 क्रू मेंबर मौजूद रहे जो गाड़ी का परिचालन कर रहे थे। आने वाले दिनों में रेलवे इस तरह की और ट्रेनें चला सकता है, क्योंकि ट्रैक की कमी से जूझ रहे रेलवे को कम वक्त में ज़्यादा कोल सप्लाई करने में इससे आसानी होगी। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, 277 डब्बे जोड़ करके एक ट्रेन तैयार की है। मालवाहक ट्रेन है और इस मालवाहक ट्रेन को एक साथ चलाने की वजह ट्रैक की कमी है। बिलासपुर जोन ने इसको सुपर शेषनाग का नाम दिया है। 4 मालगाड़ियों को जोड़कर इसको तैयार किया है। देश भर में कोल की कमी को पूरा करने के लिए इस तरह का विकल्प बिलासपुर जोन ने निकाला है। ये माना जा रहा है कि आने वाले वक्त में ऐसे और शेषनाग ट्रेनें चल सकती हैं। इस सुपर शेषनाग ट्रेन की खासियत ये कि इसमें एक बड़ा क्रू भी था और साथ ही साथ इसमें 4 मालगाड़ियों को जोड़कर एक ट्रैक के ऊपर चलाकर कोयले की कमी को दूर करने की कोशिश की गई। चलिए बात करते हैं देश के इस वक्त के सबसे चर्चित टॉपिक की, सबसे चर्चित विषय की। वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे का काम पूरा कर लिया गया। सर्वे का तीसरा दिन आज था और तीसरे दिन दोपहर करीब 1 बजे तक सर्वे जारी रहा। सर्वे खत्म होते ही मस्जिद के वजू खाने में शिवलिंग मिलने का दावा किया गया। इस दावे के मुताबिक शिवलिंग का आकार 12 फीट 8 इंच व्यास वाला है। जिस जगह पर शिवलिंग मिलने का दावा किया गया, कोर्ट ने उस जगह को सील करने का आदेश दिया है। साथ ही उस जगह पर किसी के भी आने जाने पर रोक लगा दी। वहीं हिंदू पक्ष इस बात की तैयारी में है
कि वजू खाने को तब तक संरक्षित रखा जाए जब तक कि अदालत में रिपोर्ट न जमा हो जाए। 52 सदस्यों वाली सर्वे टीम ने ज्ञानवापी मस्जिद का सर्वे किया। सर्वे टीम की जांच रिपोर्ट को कल कोर्ट में जमा करना है। सालों से ज्ञानवापी मस्जिद का मामला बहस का मुद्दा रहा। हिंदू पक्ष का यह दावा है कि काशी विश्वनाथ के मंदिर के हिस्से को तोड़ करके इस मस्जिद को बनाया गया। और प्रोफेसर नागेंद्र पांडे साहब वाराणसी से इस वक्त हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। प्रोफेसर साहब नमस्कार, IBC 24 पर आप हैं। इस वक्त ये जो सारे देश का सबसे चर्चित मामला है कि वहां पर एक शिवलिंग मिला है, खबर आपको भी मिली होगी, आप वाराणसी में स्वयं हैं, क्या आप इस खबर को किस तरह देखते हैं, पॉजिटिव संकेत के तौर पर? नहीं, ऐसा है कि जब कोई चीज का अन्वेषण शुरू होता है तो उसमें जो भी एक एक कदम आप आगे बढ़ते हैं और कुछ न कुछ पॉजिटिव कुछ नेगेटिव चीजें उठती हैं तो उसका विश्लेषण कोर्ट में होता है और वो होगा। मैं इतना ही जानता हूँ कि जो कोर्ट के निर्देश में ये सब कार्यक्रम हो रहा है उससे सत्य जो है वो सामने आएगा, निश्चित रूप से आना है। तो इसी का प्रकटीकरण मैं मानता हूँ। जी प्रोफेसर साहब, कई दावे हैं, इतिहास से जुड़े हुए कई दावे हैं। कोई इस शिवलिंग को लेकर, कोई इसके आकार को लेकर, कोई इस परिसर को लेकर दावे कर रहा है। आपका इसमें मत क्या है? मेरा मत ये है कि मैं इस स्थान को 50 वर्षों से निरंतर देख रहा हूँ। कहीं कोई किसी तरह से किसी ने इसमें हस्तक्षेप नहीं किया, वो यथावत है। ऐसी स्थिति में अब तथ्यों का पता लगाने के लिए ही तो ये खुदाई हो रही है और बिना खुदाई किए, बिना वहाँ के आसपास के परिवेश का निरीक्षण किए किसी कहना कि तथ्य पर नहीं पहुंचा जा सकता। दावे तो होते रहेंगे। जब दो पक्ष है, एक हिंदू पक्ष है, एक मुस्लिम पक्ष है, तो दो पक्ष है तो निश्चित रूप से वाद प्रतिवाद चलता रहेगा। लेकिन जो साक्ष्य मिलेंगे उसको इनकार भी नहीं किया जा सकता। लेकिन कई दफा साक्ष्यों के सामने आने पर भी विवाद की स्थिति बनती है। अभी दावों के साथ में अगर प्रतिदावे नहीं होते तो शायद ये मामला कोर्ट तक जाता ही नहीं। उन पर आप क्या कहें? जी, यानी बिल्कुल सही आपने कहा, ये अशुभ लक्षण है। मैं इसको बहुत अच्छा मानता हूँ। इस वाद और प्रतिवाद से कुछ तथ्य बढ़कर साक्ष्य सामने आ रहे हैं। अन्यथा कभी भी जो जलाशय बनाया हुआ है कोई सोच में नहीं सकता था कि इसके भीतर शिवलिंग होगा, शिव का विग्रह होगा। जी, तो एक नई चीज आ गई बढ़कर, तथ्य आ गया और उस पर विवाद होंगे, बहस होंगे, बाकी वो भी लोग अपना तर्क देंगे। चलिए, आपने बहुत अच्छी बात की है कि दोनों दावे होंगे और उन पर बहस होगी, जो साक्ष्य इशारा करेंगे उस तरफ काम होगा। शुक्रिया करते हैं आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, बात रखने के लिए। इस वक्त हाजी हसन अहमद साहब है, मुस्लिम स्कॉलर भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। हाजी साहब नमस्कार, IBC 24 पर आप हैं। एक जो बड़ा अहम मसला चल रहा है सारे देश की, जिस पर नजर है, इस खबर को आप कैसे लेते हैं जो दावा आज किया गया सर्वे पूरा होते ही? देखिए, दावा किया गया है और दावे का जवाब भी दिया गया। अब ये सवाल ये है कि एक फिजा बनाई जा रही है, एक माहौल बनाया जा रहा है और दावा कोर्ट में हो तो ज्यादा बेहतर रहेगा। अगर मीडिया में और इस तरह से पब्लिक में दावा किया जाएगा तो अच्छी बात नहीं है। वैसे आज तक जितनी भी मस्जिदें हैं उनके वजू खाने हाउस हैं, उसमें उस तरह का फव्वारा हर जगह मिलेगा। लखनऊ से लेके उत्तर प्रदेश में अवध में कहीं भी चले जाएं, अगर ऐतिहासिक पुरानी मस्जिद है तो वहाँ वजू खाना होगा, हाउस होगा और हाउस में उसी तरह का फव्वारा होगा। तो अब ये वो पक्ष तय करना कोर्ट का काम है और लोग दावा करते हैं, करते रहे, ठीक है, अच्छी बात है। वो कोर्ट में जो बहस होगी उस पर सामने आ जाएगा। एक पक्ष के व्यक्ति जब जुड़ते हैं तो वो कहते हैं कि प्रतिदावे तो होंगे, आपकी तरफ से भी दावे तो होंगे, लेकिन सबूत जिस तरफ इशारा करेंगे वहां एक्शन होगा। आप कह रहे हैं एक माहौल बनाया जा रहा है, तो क्या ये माहौल जानबूझकर बन रहा है आपके मुताबिक? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, मैं पहले दिन से कह रहा हूँ कि माहौल इस वक्त जो हमारे देश के बेसिक मुद्दे हैं उनसे ध्यान हटाने के लिए बन रहा है। रुपया ऐतिहासिक गहराइयों में पहुंच चुका, बेरोजगारी चरम पे है, महंगाई की कोई सीमा नहीं बची है, बिजली का संकट मुंह फाड़े खड़ा हुआ है।
अब अगर इस तरह के मुद्दों में नहीं उलझाया जाएगा, अगर सारे टीवी चैनल्स के प्राइम टाइम ये नहीं दिखाएंगे तो लोग इस पे बात करेंगे। तो उससे ध्यान हटाने के लिए ये है। और इस तरह के वजूखाने हर एक मस्जिद, जो बड़ी मस्जिदें हैं उसमें वजूखाने हैं। चलिए साहब, आपका अपना दावा, आपने अपना पक्ष रखा हमारे साथ, शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए। तो दोनों पक्षों को आपने सुना, अब अदालत को तय करना है, उन्हें तय करना कि जिस तरह के साक्ष्य मिले हैं, जिस तरह का सर्वे हुआ, उससे आगे क्या कदम उठाया जाएगा, जिस पर सारे देश की नजर है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।